हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर देखा था। ठीक है, 2022 का। उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट करंट अफेयर्स नहीं है। जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में नहीं दिए गए हैं उसे इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। पीडीएफ अपलोड हो गया है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जो प्रतियोगिता दर्पण में खेल को छोड़ दिया गया था, खेलकूद को, वीडियो बहुत लंबा होने के कारण, तो इस वीडियो में उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, खेलकूद भी प्रतियोगिता दर्पण का इसमें ऐड है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल दिसंबर 2022। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो देखा जाए तो 29 सितंबर को विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। थीमेटिक फोकस है नवाचार, संचालन, विकास के भविष्य पर केंद्रित है। सूचकांक में कुल देश है 132 और सूचकांक में प्रथम 5 स्थान देखें तो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम और पांचवे पे नीदरलैंड। इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। ठीक है, 132 देशों में भारत 40वें स्थान पे है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और भारत की सूची में देखा जाए तो मध्य और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में ये शीर्ष पर है। भारत जो है वो मध्य और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे आपको ईरान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 देखें तो ये 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन किया एवं मिशन डेफ एक्सपो का शुभारंभ किया गया और गुजरात में डीसा एयरफील्ड की आधारशिला भी रखी गई। ठीक है, देखिए इसका जो थीम था वो था पाथ टू प्राइड। क्या थीम था? पाथ टू प्राइड। इस कार्यक्रम के दौरान देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का भी अनावरण किया है। ये पहला रक्षा एक्सपो है जहां केवल केवल भारतीय कंपनियों ने भाग ले रही है और इसमें केवल मेड इन इंडिया उपकरण ही शामिल है। ठीक है, एक्सपो में देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र प्लस यानी कि IOR प्लस सम्मेलन भी आयोजित किया गया। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए IOR प्लस देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक बातचीत का मंच प्रदान करता है। ठीक है, IOR प्लस मतलब हिंद महासागर क्षेत्र प्लस जो कैटेगरी है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े 411 उपकरण मेड इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और इस कार्यक्रम के दौरान पहली बार 400 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक्सपो में 1300 से अधिक प्रदर्शक हैं, जिनमें भारत का रक्षा उद्योग, भारतीय रक्षा उद्योग से जुड़े कुछ संयुक्त उद्यम, MSME और 100 से अधिक स्टार्टअप शामिल हैं। 2021-22 में भारत से रक्षा निर्यात 1.59 अरब डॉलर यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022। तो देखा जाए तो सितंबर 2022 में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी की गई। भारत की अमीर सूची में सर्वाधिक 283 व्यक्तियों के साथ मुंबई जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, सबसे अधिक व्यक्ति जो अमीर हैं। ठीक है, अमीर कहने में आपको 283 व्यक्ति आपको मुंबई के हैं और दूसरे स्थान पे दिल्ली है, दिल्ली में 185 लोग हैं। तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है, 89 अरबपति रहते हैं। ठीक है, ये सब अरबपतियों की लिस्ट है। देखा जाए तो पहले स्थान पे आपको आएंगे गौतम अडानी। गौतम अडानी के पास कुल 10,94,400 करोड़ की संपत्ति है। 10,94,400 करोड़ की संपत्ति आपको गौतम अडानी के पास है और ये पहले स्थान पे है। फिर दूसरे स्थान पे है मुकेश अंबानी 7,94,700 करोड़ रुपए के साथ।
साइरस पूनावाला तीसरे स्थान पे है 2,05,400 करोड़ के साथ। शिव नाडर चौथे स्थान पर और राधा किशन दमानी 5वें स्थान पर है। आगे है कि सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अगर देखें, जो भारतीय महिला जो सबसे अमीर खुद से बनी है, ठीक है, स्वनिर्मित है, वो है फाल्गुनी नायर, नायका की संस्थापिका है, ठीक है। फिर भारत की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला उद्यमी देखें, जो सबसे कम उम्र की है, तो ये है नेहा नारखेड़े, 37 वर्षीय है, स्ट्रीमिंग डाटा टेक्नोलॉजी कंपनी कन्फ्लुएंट की संस्थापक। इस सूची में 1103 व्यक्ति हैं, टोटल 1103 व्यक्ति है इस सूची में, जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पीएफआई सहित 8 संगठन प्रतिबंधित। पीएफआई का फुल फॉर्म हो गया आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ 8 जो संगठन हैं जो यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा कहने का मतलब कि जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण, ठीक है, जो यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिए गए हैं, उनमें देखा जाए तो फिर पहले देखिए यूएपीए कानून क्या है। तो ये कानून जो है वो भारत में गैर कानूनी गतिविधि के नकेल कसने के लिए 1967 में लाया गया था। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था, किस लिए? तो गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए। इसका उद्देश्य है भारत की अखंडता, संप्रभुता और चुनौती देने वाले जो गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को अधिक अधिकार देना था, ठीक है। प्रतिबंधित संगठन के बारे में देखें तो आपको पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, RIF, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। और देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा पीएफआई पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट। ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट में देखें तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया गया। और रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देखें तो वायुमंडल में जो प्रतिवर्ष उत्सर्जित हो रहा है वो 40 गीगा टन कार्बन का 26% महासागर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और 48% वायुमंडल में बना रह जाता है, जबकि कार्बन स्थलीय जीव मंडल में विलीन हो जाता है, ठीक है। और समुद्र में लगाए गए केवल 5% प्लेटफॉर्म ही जैव भू रासायनिक सेंसर से युक्त है, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर भी शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रंट रेक, ठीक है, एल्यूमिनियम फ्रंट रेक जो है भारत का पहला। तो देखिए ये 16 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रंट रेक 61, जिसको BOBRNALHSM1 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। और यह एल्यूमिनियम रेक अपने पूरे सेवा काल में करीब 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा, और ये भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित हासिल करने में सहायता करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, ठीक है, मतलब 24 घंटा 7 दिन यह सिर्फ सौर ऊर्जा से संचालित होता है। और ये देखा जाए तो 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को, ठीक है, गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, ठीक है। और इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं। ग्रामीणों के लिए बिजली उत्पादन हो रहा है। मोढेरा गांव जो है वो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 90वीं इंटरपोल महासभा, ठीक है। इंटरपोल महासभा देखा जाए तो 18 से 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल की महासभा आयोजित की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग के लिए आह्वान किया।
इस बैठक में कुल 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए, जिसमें देश के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय कांग्रेस ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा। तो देखिए 17 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। देखा जाए तो आईएसए की बैठक में मंत्री स्तरीय सालाना सभा आयोजित की जाती है। ठीक है, और ये सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, प्रदर्शन, विश्वसनीयता, लागत और वित्त के पैमाने के संदर्भ में कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करती है। इस 5वीं सभा में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पारगमन, ऐसे प्रमुख पहलू पर विचार किया गया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच आम सहमति बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूएन मानवाधिकार परिषद में 14 सदस्यों का चुनाव। तो देखिए 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद में 2023 से 2025 कार्यकाल के लिए सदस्य के तौर पर 12 नए देशों का चुनाव किया, जबकि जर्मनी और सूडान को दूसरा कार्यकाल के लिए चुना गया। ठीक है, देखिए महासभा के जो अध्यक्ष हैं, मतलब यूएन मानवाधिकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं, वो है कसाबा कोरेसी, और मतदान के बाद निम्न देशों को चुना गया है। तो इसमें है अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, चिली, कोस्टारिका, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, मालदीव, मोरक्को, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम। ठीक है, 12 नए देश को चुना गया है और 2 को सेकंड कार्यकाल के लिए, मतलब जर्मनी और सूडान को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो सभी सदस्य देशों को 3 वर्ष के लिए चुना गया है। ठीक है, ये सभी सदस्य देश 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं और उनका कार्यकाल जो होगा वो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 50 विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची। तो देखिए हाल ही में यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण शिल्प देखें तो अवध जामदानी, ये वाराणसी राज्य का है, राज्य यहाँ दिया गया है वाराणसी से है, यूपी के वाराणसी से। फिर है मशरू बुनाई और पटोला, गुजरात से। हिमरू, महाराष्ट्र से। रुमाल, हिमाचल प्रदेश चंबा से। थिगमा या ऊन की टाई और डाई, लद्दाख से। टोडा कढ़ाई और सुगुंडी, ये तमिलनाडु से। हिमरू बुनाई जो है ये हैदराबाद से। एक हिमरू आपको महाराष्ट्र से भी है, ये हिमरू बुनाई है। बंधा टाई और डाई बुनाई, ये उड़ीसा संबलपुर से। कुंडी बुनाई, ये गोवा से। और गरद कोरियल पश्चिम बंगाल से। खेस हरियाणा से। और इलकल और लंबाड़ी या बांजरा कढ़ाई, ये कर्नाटका से। ठीक है, चलिए ये 50 विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत जापान समझौता। देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में भारतीय आयुर्वेद संस्थान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान ने अकादमिक स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ जापान में अकादमिक स्थापना के लिए। फिर ये समझौता जो है वो समझौता ज्ञापन दोनों देशों को पारंपरिक दवाओं की भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग और निर्माण क्षमता बढ़ावा देने में सक्षम करेगा। इन सभी गतिविधियों को आयुष मंत्रालय के सहयोग से पूरा किया जाएगा और इसमें पारंपरिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों व प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश विकसित करने के उद्देश्य से डिजाइन और निष्पादन में अध्ययन और आयुर्वेद के उपयोग के लिए सुरक्षा मानकों एवं प्रोटोकॉल को विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां। देखिए 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां, मतलब डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किया। देखा जाए तो 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के हिस्से के रूप में
जो वित्त मंत्री ने हमारे देश में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी और उसी के तर्ज पर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इसमें भाग ले रहे हैं और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए, ऐसे आधारभूत ऑपरेट होंगे जो लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगी, जैसे कि आपको बचत खाता खोलना, बैलेंस चेक करना, पासबुक को प्रिंट करना, फंड ट्रांसफर करना, फिक्स डिपॉजिट में निवेश, ऋण आवेदन, स्टॉप पेमेंट निर्देश, जारी किए गए चेक, डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना, बिलों का भुगतान करना, नामांकन करना आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 3 कंपनियों की संपत्ति नीलामी। तो देखिए, सेबी ने 3 कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। सेबी ने निवेशकों से गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए धन की वसूली के मामले में ये कार्रवाई करने का फैसला किया। ये 3 कंपनियां जो हैं, उसमें है आपको सुमंगल इंडस्ट्रीज, जीएसएचपी रियलटेक, इन्फ्रोकेयर इंफ्रा लिमिटेड। ठीक है, ये 3 कंपनियां हैं और 10 नवंबर 2022 को इन कंपनियों की कुल 10 संपत्तियों को 7.68 करोड़ रुपए की आरक्षित मूल्य पर नीलामी की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सहकारी बैंक पुणे पर 4 लाख का अर्थदंड। ठीक है, 4 लाख का फाइन लगाया गया है सरकारी बैंक पुणे पर। देखा जाए तो 14 अक्टूबर को आरबीआई ने राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी जमा राशियों पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों का उल्लंघन के लिए 4 लाख का मौद्रिक दंड लगाया गया है। ठीक है, और आरबीआई के द्वारा ये बैंककारी विनियमन अधिनियम जो है 1949 की धारा 46(4) का 1 और धारा 56 के साथ पठित धारा 45(a)(1)(c) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। ठीक है, अर्थदंड लगाया गया है इन सभी धाराओं के कारण। अब देखिए 13 अक्टूबर को एक अन्य बैंक है जिसका नाम है मेघराज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अरावली गुजरात में है। ठीक है, अरावली गुजरात में, और आरबीआई के द्वारा जारी निर्देशकों आदि को ऋण और अग्रिम प्रतिभू गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक स्पष्टीकरण संबंधी निर्देशों का उल्लंघन के लिए यहाँ भी 25,000 रुपए का मौद्रिक दंड लगाया गया है। ठीक है, 25,000 रुपए मेघराज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड अरावली गुजरात पर भी लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबों की संख्या में आई बड़ी गिरावट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की तरफ से जारी किए गए जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार देखें तो 2005 से 6 लेकर और 2019 से 21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चुंगल से बाहर निकलने में सफल रहे। ठीक है, 41.5 करोड़ लोग। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जनसंख्या जो थी, जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से 22.89 करोड़ गरीबी की संख्या दुनिया भर में सर्वाधिक थी। ठीक है, और भारत के बाद अब नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है 9.67 करोड़ गरीबों के साथ। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2030 तक गरीबों की संख्या को आधा करने का सतत विकास लक्ष्यों के बड़े पैमाने पर हासिल कर पाना संभव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भारत चौथे स्थान पर। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के अध्ययन के अनुसार इंडो पैसिफिक के 12 देशों की लिस्ट में चीन आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, और भारत का स्थान चौथा है। सिपरी के अध्ययन में 2020 तक का डाटा के आधार पर यह रिपोर्ट बनाया गया है और इस सिपरी के अध्ययन में 3 पैमाने पर आधारित है: हथियारों की खरीद, वस्त्र उद्योग, मानव रहित समुद्री ड्रोन। ठीक है, देखा जाए तो चीन जो है, चीन वैश्विक हथियारों का निर्यात के मामले में 5.2% मार्केट शेयर के साथ 5वें नंबर पर है और इंडो पैसिफिक में ये पहले स्थान पे है। ठीक है,
दुनिया में ये 5वें स्थान पे है और इंडो पैसिफिक में पहले स्थान पर। भारत हथियार के मामले में विदेश पर निर्भर है। 2016 से 2020 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा। ठीक है, 2016 से 2020 तक। और भारत की जो घरेलू हथियार कंपनियां हैं वो देश की कुल खरीद का मात्र 16% ही उत्पादित करता है। मतलब भारत जितना खरीदता है उसका मात्र 16% ही प्रोडक्शन भारत में होता है। ठीक है, देखिए भारत इस क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार सूची में प्रथम 4 स्थान पे देखा जाए तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे दक्षिण कोरिया और चौथे पे भारत है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं विविध की ओर। विविध में पहला है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2022 को डीआरडीओ ने देश में ही विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया। यह परमाणु क्षमता से सुसज्जित मिसाइल है और मिसाइल जो है वो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। यह कनस्तर आधारित प्रणाली की मिसाइल है जिसका मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, अग्नि प्राइम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। तो देखिए 27 सितंबर को डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर स्थित जो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है वहां से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की दो सफल परीक्षण किया जो जमीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से किया गया। ठीक है, देखिए डीआरडीओ के अनुसार है कि वेरी शॉर्ट डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो लघु प्रतिक्रिया नियंत्रक प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जिन्हें परीक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक सिद्ध किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यास। अभ्यास है जिसका नाम है प्रस्थान। ठीक है, तो देखिए 11 से 12 अक्टूबर को पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया। ये हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखा जाए तो अभ्यास काकीनाडा के लगभग 40 नॉटिकल मील दक्षिण में स्थित ओएनजीसी और आरआईएल के ड्रिल प्लैटिनम एक्सप्लोरर तथा डीडीकेजी पर आयोजित किया गया। इसके तहत आतंकवाद घुसपैठ, बम विस्फोट, हताहतों की निकासी, खोजबीन एवं बचाव, मैन ओवरबोर्ड, विशाल अग्निकांड, तेल रिसाव एवं सामूहिक निकासी जैसे आकस्मिकताओं का अभ्यास किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है वो सितंबर 2022 में सीबीआई के द्वारा मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जो मादक पदार्थों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है उस पर नकेल कसने के लिए एक बहुचरणीय अभियान चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला जो संचालकों, सदस्यों, उत्पादन क्षेत्रों और सहायक तत्वों के लिए कार्रवाई करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ के तहत आपको जो मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले संचालक हैं, सदस्य हैं या उत्पादन क्षेत्र और सहायक तत्व हैं उस पर कार्रवाई करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। देखा जाए तो इस अभियान में मादक पदार्थों की तस्करी पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और इंटरपोल के माध्यम से जो संबंधित कानून प्रवर्तन प्रक्रिया जैसी चीजों का शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है रक्षा मंत्री पुरस्कार 2021-22। तो देखा जाए तो 20 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान किया। विभिन्न श्रेणियों में कुल 22 पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों में से 13 निजी उद्योगों को और शेष डीपीएसयू पीएसयू को दिए गए। यह पुरस्कार समान रूप से विभिन्न आकार के उद्यमों यानी बड़े, मध्यम, छोटे और स्टार्टअप उद्यमों को समान अवसर प्रदान करने के लिए दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो देखा जाए
तो ये दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में हैदराबाद को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला। ठीक है, हैदराबाद को दिया गया। आर्थिक सुधार और समावेशी विकास के लिए लिविंग ग्रीन श्रेणी में यह अवार्ड हैदराबाद को दिया गया। ठीक है, और साथ ही हैदराबाद ने समग्र विश्व ग्रीन सिटी 2022 पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड का जो ग्रीन सिटी अवार्ड है ये भी हैदराबाद ने जीता। देखा जाए तो नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 देखिए, सममुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूकिंग टांग सहायक प्रोफेसर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले को दिए जाने की घोषणा की गई। देखा जाए तो यूकिंग की रचनाएं परिष्कृतता तकनीकों का उल्लेख संयोजन प्रदर्शित करती है। इनकी इन रचनाओं में मॉड्यूलर वर्क और सिमोड़ा किस्म का अंकगणित और ज्यामिति केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, देखा जाए तो इनके परिणाम वह विधियों के इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान पर प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हरमन केस्टन पुरस्कार 2022। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 तो देखा जाए तो भारतीय जाति विरोधी कार्यकर्ता लेखिका और कवित्री मीना कंडासामी को हरमन क्रिस्टल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया। देखिए, ये पुरस्कार जो है वो जर्मनी के डार्मस्टाट में पेन सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। कंडासामी की उनके उत्कृष्ट कार्य जो है लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए, स्वतंत्र भाषण के लिए और भारत में भूमिहीन अल्पसंख्यकों और दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ एक निडर सेनानी के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, कंडासामी का जो जन्म हुआ था वो 1984 में चेन्नई में हुआ था। उन्होंने पहले दलित पत्रिका के लिए काम किया और बाद में एक कर्मचारी लेखक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूएन एसडीजी चेंज मेकर पुरस्कार। देखा जाए तो 27 सितंबर को सामाजिक कार्यकर्ता दृष्टि बख्शी को संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, दृष्टि बख्शी को दिया गया है। और देखा जाए तो लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 देखा जाए तो 27 सितंबर को दिया गया। 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, देखा जाए तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, इन्हें जो आशा पारेख को किया गया है अभिनेत्री हैं, और अनुराग ठाकुर ने जो कि केंद्रीय मंत्री है उन्होंने दिया है 27 सितंबर को। देखा जाए तो पारेख जो आशा पारेख है वो सम्मान 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में ही दिया जाएगा। और इस बार जो 22 वर्षों में किसी महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ठीक है, पिछली बार जो दिया गया था वो 2000 में दिया गया था, मतलब वर्ष 2000 में दिया गया था। ठीक है, और 22 वर्षों के बाद ये दिया गया है आशा पारेख को। अवार्ड पाने वाली आशा पारेख जो है वो 7वीं महिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। तो देखिए 28 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली इंदौर में विजेताओं को मतलब राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 2 पार्श्व गायक को दिया गया। वर्ष 2021 के लिए दिया गया कुमार सानू को और वर्ष 2020 के लिए दिया गया था संगीतकार जोड़ी है आनंद मेलन। ठीक है, उन्हें दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 देखा जाए तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है उनकी घोषणा की गई और पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का जो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है वो दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार उनके नेतृत्व साहस और करुणा के लिए दिया जाएगा। देखा जाए तो ये जो पुरस्कार है वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा प्रत्येक वर्ष नानसेन पुरस्कार किसी व्यक्ति समूह या संगठन को शरणार्थियों
स्टेटलेस या विस्थापित लोगों की सहायता के लिए उनको ये उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू 2023। ब्रेक थ्रू 2023 देखा जाए तो सितंबर 2022 में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के समूह द्वारा ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई। गणित के क्षेत्र में डैनियल स्पिलमैन, ठीक है, और उनके कार्य देखा जाए तो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में विभिन्न खोज के लिए दिया गया। मौलिक एवं भौतिक में देखा जाए तो ये दिया गया मौलिक भौतिकी में चार्ल्स बेनेट, गाइल्स बार्सड, डेविड ड्यूस और पीटर शोर को क्वांटम सूचना में उनके योगदान के लिए। जीवन विज्ञान में दिया गया है डेनिस हासाबिस और जॉन जमर को, ये अल्फा फोल्ड विकसित करने के लिए जो कि प्रोटीन की संरचना के भविष्यवाणी करता है उसके लिए दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें आगे भी दिया गया है क्लिफोर्ड बैंगविन को और एंथेना हाइमन को सेलुलर संगठन के लिए एक नए तंत्र की खोज के लिए। ठीक है, जीव विज्ञान में भी है। और इमानुएल मिग्नॉट और मसासी याना गिसावा, ठीक है, ये दिया गया है नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए, नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्तियों की ओर। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? मल्लिकार्जुन खड़गे नियुक्त हुए हैं। और भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक जिसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहा जाए, सीजीए, तो ये बने हैं सुश्री भारती दास। फिर है महिला मतलब भारत के नए राजस्व सचिव नियुक्त हुए संजय मल्होत्रा। भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए अरमाने गिरिधर। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन, परंपरावादी मॉडरेट पार्टी के हैं। और भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं निधन की ओर, जिसमें पहला है हिलेरी मेंटल, 2 बार बुकर पुरस्कार विजेता रहे। लोकप्रिय उपन्यास लेखिका हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जयंती पटनायक जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, पूर्व सांसद और ओडिशा के जयंती पटनायक 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अरुण बाली। अरुण बाली जो है वो अभिनेता अरुण बाली का मुंबई में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टेमसुला आओ जो है वो अंग्रेजी भाषा की कवित्री और नागालैंड की प्रसिद्ध साहित्यकार टेमसुला आओ का दीमापुर में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं बुक्स यानी पुस्तकें की ओर। तो देखा जाए तो निर्भरता और आत्मनिर्भरता की ओर, तो इसका लेखक है विमल जलान। निर्भरता और आत्मनिर्भरता के ओर लेखक है विमल जलान। फिर नेक्स्ट है द कॉर्बेट पेपर्स। द कॉर्बेट पेपर्स के लेखक हैं अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर। आधुनिक गीत का दर्शन, इसके लेखक हैं बॉब डिलन। लता अ लाइफ इन म्यूजिक मूल रूप से लेखक है, तो इसका है कवि यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द इंग्लिश पेशेंट। द इंग्लिश पेशेंट के लेखक है माइकल ऑन्डात्से। फिर है द मिरर एंड द लाइट, इसके लेखक हैं हिलेरी मेंटल। नेक्स्ट है वुल्फ हॉल। वुल्फ हॉल के लेखक है हिलेरी मेंटल। बिग अप द बॉडीज, हिलेरी मेंटल। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधीनगर गुजरात में पुस्तक गुजराती संस्करण में विमोचन किया। सी इज वुमन इन स्टीम, लेखक है एल्सा मेरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन का समसामयिकता, लेखक है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। फिर नेक्स्ट है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ राइटर इज यंग वाइफ, इसके लेखक है मीना कंडासामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए मूव करते हैं खेलकूद की ओर। और ये खेलकूद जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण बुक का है, जो पिछले वीडियो में रह गया था। ठीक है, उसको क्रॉनिकल की वीडियो में ऐड कर दिया जा रहा है, खेलकूद प्रतियोगिता दर्पण का।
पहला टॉपिक है लंदन मैराथन 2022। ठीक है, देखिए लंदन मैराथन 2022 के बारे में देखिए तो 2 अक्टूबर को ये लंदन में हुआ था लंदन मैराथन दौड़, जिसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहे अमोस किपुरुता। ये कीनिया के हैं और दौड़ पूरा करने में 2 घंटा 4 मिनट और 39 सेकंड लगे। फिर महिला वर्ग के जो विजेता है वो है येलन जर्फ यीहू आला, इथोपिया की हैं। 2 घंटे 17 मिनट और 26 सेकंड में दौड़ पूरा हुआ। 23 वर्षीय येहू आला जो है वो दौड़ जीतने वाली सबसे कम उम्र की धाविका बनी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिल्ली हाफ मैराथन 2022। तो ये 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष वर्ग के विजेता थे चाला रेगासा इथोपिया के हैं, 1 घंटा 30 सेकंड लगा। और महिला वर्ग की विजेता है आयरीन चेप्टाई कीनिया की हैं, 1 घंटा 6 मिनट और 42 सेकंड में पूरी की। फिर भारतीय धावकों में देखें तो अवनीश साबले पुरुष वर्गों में सर्वश्रेष्ठ 14वें स्थान पर रहे। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में 14वें स्थान पर रहे अवनीश साबले, और इन्होंने दौड़ पूरा करने में 1 घंटा 4 मिनट का समय लिया। फिर भारतीय महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन रही, तो ये रही संजीवनी यादव 1 घंटा 17 मिनट 53 सेकंड, यानी महिला कैटेगरी में ओवरऑल में 11वें स्थान पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022। देखा जाए तो भारत ने जीता है दोनों टीम खिताब। तो देखिए 3 से 7 अक्टूबर को हुआ था मलेशिया में लंगकावी में 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप। ठीक है, और भारत की रश्मि कुमारी ने महिला वर्ग में टीम खिताब के साथ साथ एकल और युगल खिताब भी अपने नाम किया। फिर पुरुषों के एकल खिताब में देखें तो संदीप दीवे ने फाइनल में अब्दुल रहमान को हराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो देखिए ये 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप था 2022 का, जो कि 15 से 19 अक्टूबर को हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, विजेताओं के नाम आपको इस सूची में दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं विजेताओं का नाम पूरा दिया गया है। ठीक है, ये जो आपको लिस्ट है, ये लिस्ट आपको हम पीडीएफ में दे दिए हैं। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पीडीएफ में ये पूरा लिस्ट आपको वहां दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दूसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है कि श्रीलंका को फाइनल में हराकर भारत ने 7वीं बार महिलाओं का एशिया कप जीता। तो देखिए 1 से 15 अक्टूबर तक हुआ था एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में बांग्लादेश में आयोजन हुआ महिलाओं का 8वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में अब तक 8 आयोजन हो चुके हैं महिलाओं का। एशियाई क्रिकेट जो है परिषद के द्वारा एशिया कप जो है 8 बार आयोजन हुआ, और उस 8 बार में 7 बार भारत ने जीत लिया। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में देखिए जो टीमें थी, जो टीमों ने भाग लिया था, उसमें आपको भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई था, और यूएई इस बार पहली बार ही शामिल हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की टीम को हराकर भारत जो है वो विजय रहा, और 15 अक्टूबर 2022 को हरमनप्रीत कौर का 137वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था। देखा जाए तो इस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम हो गया है 137। ठीक है, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ये तीसरी बार भारत ने विजय हासिल की आपको एशिया कप में। दो देखिए कौन कौन समय में जीत हासिल किया है, तो 2012 में, 2016 में और 2022 में 3 बार भारत हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में एशिया कप जीत सका है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ईरानी कप 2019-20। शेष भारत की टीम 29वीं बार ईरानी कप की विजेता। देखिए 2019-20 का है। ठीक है, लेकिन इसका जो फाइनल मुकाबला है वो आपको 1 से 5 अक्टूबर 2022 को हुआ। सत्र 2019-20 का था, लेकिन फाइनल हुआ था 1 से 5 अक्टूबर 2022 को राजकोट में। एक्चुअली हुआ यूं कि जब कोरोना महामारी आया तो ये समय समय पर इसका आयोजन जो है वो टलता गया, और बीसीसीआई ने इसको रद्द ही कर दिया था, लेकिन अब यह मैच खेला गया फाइनल। ठीक है, देखिए विजेता कौन था, तो शेष भारत विजेता रहा और सौराष्ट्र उप विजेता रहा। फाइनल में पहुंचा शेष भारत और सौराष्ट्र। शेष भारत विजय रहा। 29वीं बार कप जीता है शेष भारत ने,
और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मुकेश कुमार, शेष भारत के मुकेश कुमार। ठीक है, फाइनल जो होने वाला था वो 18 से 22 मार्च 2020 को होना था। ठीक है, जो रद्द कर दिया गया था कोरोना वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि रोजर बिनी। रोजर बिनी जो है वो 18 अक्टूबर 2022 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए। देखिए रोजर बिनी जो थे वो आपको 1983 के वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम में सदस्य थे। ठीक है, और अभी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। देखा जाए तो 67 वर्षीय रोजर बिनी बीसीसीआई के 36वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। रोजर बिनी सौरव गांगुली का स्थान लेंगे और जय शाह जो है वो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सचिव निर्विरोध चुने गए। साथ ही कोषाध्यक्ष चुने गए हैं आशीष सेलार, उपाध्यक्ष चुने गए हैं राजीव शुक्ला, संयुक्त सचिव बने हैं देवजीत सौकिया और आईपीएल का अध्यक्ष है अरुण धूमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं भारत दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला 2022 में। तो सितंबर से अक्टूबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 टी20 और 3 एक दिवसीय मैच खेलने के लिए भारत आई थी। दोनों की श्रृंखलाएं में भारत जो है 2-1 से जीत ली, मतलब टी20 और ओडीआई दोनों में भारत जो है वो विजेता रहा, टी20 में भी और ओडीआई में भी 2-1 से। देखा जाए तो भारत की ओर से जो टी20 के कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे। ठीक है, और ओडीआई के कप्तान थे शिखर धवन। टी20 श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुने गए? सूर्य कुमार यादव। और एक दिवसीय श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं मोहम्मद सिराज। ये दोनों भारत के हैं। ठीक है, दोनों भारत के हैं। अब देखिए नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। तो देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में ये कुआलालंपुर यानी मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ आईबीएसएफ का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। विजेता रहे पंकज आडवाणी, भारत के पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स में विजेता रहे। और साथ ही देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है श्री कृष्ण सूर्य नारायण ने, और ये भी भारत के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। ये 30 सितंबर से 9 अक्टूबर को चीन में जेंगडू में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप संपन्न हुआ। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में विजेता चीन रहा। आगामी आयोजन जो होगा वो 16 से 25 फरवरी 2024 को होगा दक्षिण कोरिया में बुसान में। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। चलिए नेक्स्ट है अस्ताना ओपन 2022। अस्ताना ओपन में देखें तो ये 3 से 9 अक्टूबर को हुआ कजाकिस्तान में अस्ताना में एटीपी अस्ताना ओपन संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और इन्होंने हराया था स्टेफानोस सित्सिपास को, ग्रीस के हैं। युगल में देखा जाए तो निकोला मैक्टे व मेट पैविक ये दोनों क्रोएशिया के हैं जो विजय रहे, और एड्रियन मनारिनो और फैब्रिक मार्टिन ये दोनों फ्रांस के हैं जिन्हें इन्होंने हराया था। ठीक है, उप विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जापान ओपन। जापान ओपन में देखें तो 3 से 9 अक्टूबर को टोक्यो में पुरुषों के 47वें जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहे टेलर हैरी फिट्ज, अमेरिका के हैं। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें टेलर हैरी फिट्ज जो है अमेरिका के विजय रहे जापान ओपन में, और उप विजेता रहे फ्रांसिस टियाफो जूनियर, अमेरिका के। पुरुष युगल में मैकेंजी मैकडोनल्ड अमेरिका के हैं जो विजय रहे, और मार्सेलो मेलो ब्राजील के हैं जो विजेता रहे थे युगल में, और उप विजेता है डेविड वेगा हर्नांडेज स्पेन के, और राफेल मांटोस ब्राजील के। फिर नेक्स्ट देखें अगले टॉपिक। तो अगला है पुरुष का फीफा विश्व कप 2022। तो देखिए ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, आपको 18 दिसंबर तक है, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। और फीफा के पुरुषों का ये 22वां विश्व कप होगा। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये कतर में हो रहा है। ठीक है, फीफा के 5 कॉन्फेडरेशन की 32 टीमों ने इस विश्व कप में अपना स्थान बनाया है। ठीक है, शुभंकर था लाइव। लाइव का जो शब्द देखें, ये लाइव शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी, मतलब सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि महिला विश्व कप में, महिला विश्व कप अंडर 17 2022 स्पेन का खिताब बरकरार है। तो ये 11 से 30 अक्टूबर को फीफा की महिलाओं का अंडर 17 विश्व कप का 7वां संस्करण भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। ठीक है, भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ इसलिए इसमें भारत भी भाग ले रहा था।
ठीक है। विजेता है स्पेन 1-0 से। स्पेन दूसरी बार इसका विजेता बना है। अंडर 17 विश्व कप, फीफा का विश्व कप में स्पेन जो है दूसरी बार विजेता रहा। उप विजेता है कोलंबिया। प्लेयर ऑफ द ट्रॉफी चुने गए जापान, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विकी लोपेज, ठीक है, स्पेन के हैं विकी लोपेज। शुभंकर जो था वो था ईवा। ईवा क्या था, तो एक एशियाई टाइगर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन में। फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन में देखा जाए तो ये 15 से 30 अक्टूबर को हुआ, 2022 में पेरिस में संपन्न हुआ। पुरुष एकल के विजेता हैं विक्टर एक्सलेसन, डेनमार्क के हैं, और उप विजेता रहे थे रासमुस गेमके, डेनमार्क के ही। ठीक है। महिला एकल में विजेता है हेबिंग जियाओ, चीन के, और उप विजेता है कैरोलिना मरीन, स्पेन के। पुरुष युगल में देखें, ये युगल है, ठीक है, युगल में देखें तो सात्विक साईराज, रैकी रेड्डी और चिराग सेठी दोनों भारत के हैं जो विजेता रहे। पुरुष एकल में, सॉरी, पुरुष युगल में विजेता कौन थे, तो दोनों भारत के हैं, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग सेठी, फ्रांसीसी ओपन में। इन्होंने हराया लू चिंग याओ और यांग पो हान को, जो कि चीनी ताइपे से हैं। महिला युगल में देखें तो विजेता है पियर लैटिन और थिना नूडलीथरन, मलेशिया के। उप विजेता है मायू मात्सुमोटो और वकाना नागाहारा, जापान के। मिश्रित युगल में देखें तो विजेता है झेंग सीवी और हुआंग याकियोंग, चीनी है दोनों, और उप विजेता है रॉबिन टैबलिंग और सेलेना पिक, नीदरलैंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप 2022। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप 2022, तो ये 22 से 29 अक्टूबर 2022 को मलेशिया में जोहर बाहरू में पुरुषों का 10वां अंडर 21 सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप संपन्न हुआ। विजेता रहा तीसरी बार भारत। ठीक है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप में विजेता है भारत। इस टूर्नामेंट में 4 अन्य टीम भी थी, जो थी ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया। ठीक है, टोटल 6 टीमें शामिल हुई थी, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जिसमें भारत विजेता रहा फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026। विक्टोरिया में शूटिंग खेलों में शामिल किंतु कुश्ती बाहर। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं 2026 में, विक्टोरिया में होंगे, जहां पे शूटिंग गेम्स में शामिल किया गया है लेकिन कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। देखिए, 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 17 से 29 मार्च को होगा, 2026 में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल संघ के जो अध्यक्ष हैं वो है डैम लुइस मार्टिन, और इनके अनुसार शूटिंग को खेल में शामिल किया जाएगा। शूटिंग को इस बार खेल में शामिल किया जाएगा, लेकिन कुश्ती को इस खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीरंदाजी को भी 2026 के 23वें राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 36वें राष्ट्रीय खेल की ओर। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल अभी गुजरात में संपन्न हुआ है। आपको 19 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक संपन्न हुआ देश का 36वां राष्ट्रीय खेल। गुजरात के 6 शहर में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में संपन्न हुआ। ठीक है, इसका उद्घाटन जो किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 29 सितंबर को उद्घाटन हुआ। और 36वां राष्ट्रीय खेलों में शामिल जो 36 खेल हैं वो है एक्वेटिक्स, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, खो खो, बॉल, मलखम, नेटबॉल, रोलर स्पोर्ट्स, रोइंग, रग्बी, रग्बी 7 जो है, शूटिंग, स्विमिंग, सॉफ्ट टेनिस, टेनिस, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, वुसू और योगासन, ये 36 खेल को इस 36वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया था। जो शुभंकर था, जिसको मैस्कॉट बोलते हैं, वो था सावज। ठीक है, सावज। सावज एक एशियाई शेर है। गीत है जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखें।
अगर पदक तालिका देखा जाए तो सेना प्रथम स्थान पे रही कुल 128 मेडल के साथ, जिसमें सेना 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य हासिल कर सकी। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है कुल 140 पदक के साथ। तीसरे स्थान पे हरियाणा है कुल 116 पदक के साथ। चौथे स्थान पे कर्नाटका है 88 पदक के साथ। तमिलनाडु पांचवें स्थान पे है 74 पदक के साथ। और एक तीसरे स्थान पे है बिहार 2 पदक के साथ। ठीक है, देखा जाए तो 5 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिसने एक भी पदक नहीं जीता। इसमें आपको नागालैंड, मेघालय, लक्षद्वीप, लद्दाख और दादर नागर हवेली व दमन दीव है। इन 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है कोई पदक नहीं जीत सका है। 36वें राष्ट्रीय खेल में देखा जाए तो समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, जगदीप धनखड़। इस सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो भारतीय ओलंपिक संघ की ट्रॉफी है वो महाराष्ट्र को दी गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो चुने गए बेस्ट मेल एथलीट वो थे साजन प्रकाश। साजन प्रकाश तैराक है, केरल से हैं, स्वर्ण पदक 5 जीते, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 8 पदक जीता इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है आपको बेस्ट फीमेल एथलीट हासिका रामचंद्र। हासिका रामचंद्र जो कुल 7 पदक जीत सके, 6 स्वर्ण 1 कांस्य के साथ। और सबसे कम उम्र की पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे सौरजीत खैर, मात्र 10 वर्षीय हैं। मलखम में इन्होंने सौरजीत खैर ने 10 वर्षीय है जिसने पदक जीता। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष होगा, अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। 37वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। खेलकूद में पहला है ISSF विश्व चैंपियनशिप। तो ये शूटिंग का चैंपियनशिप है, अक्टूबर 2022 में मिस्र में काहिरा में आयोजित हुआ। ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022। देखा जाए तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा चीन, कुल 58 पदक जीते चीन ने, स्वर्ण पदक 27, रजत 16 और कांस्य 15। पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा रहा, कुल 34 पदक भारत ने जीते, 12 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ। इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण जो है वो पेरिस 2024 के लिए 2 ओलंपिक कोटा स्थान था, जो कि भारत ने सीनियर निशानेबाजों के द्वारा हासिल कर लिया। ठीक है, कोटा में पहला स्थान हासिल किया रुद्रांश पाटिल, 18 वर्षीय हैं, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जीव मिल्खा सिंह इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। इसमें देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में आयोजित जो जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जो है वो गगनजीत भुल्लर ने जीता। ठीक है, गगनजीत भुल्लर ने। दूसरे स्थान पर रहा करणदीप, चंडीगढ़ का करणदीप दूसरे स्थान पर रहा। फिर नेक्स्ट है फुटबॉल फॉर स्कूल। फुटबॉल फॉर स्कूल में देखा जाए तो 10 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा अंडर 17 विश्व कप में पहले महासचिव सुश्री फातिमा समौरा से मुलाकात की और फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने की वकालत की। ठीक है, देखिए फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को भारत के सभी 700 से अधिक जिलों में ले जाया जाएगा, 700 से अधिक जिलों में ले जाया जाएगा और नवोदय विद्यालय समिति इसकी नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हम लोग दिवस की ओर, जहां 1 अक्टूबर को मनाया गया आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसका थीम था वृद्ध महिलाओं का लचीलापन और योगदान। 1 अक्टूबर को और मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को देखें तो इसका था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी का जन्मदिन था इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि दूरी का ध्यान रखें, किसी को न छोड़े और किसी और पीछे रखें। ठीक है, 3 अक्टूबर को था विश्व पशु दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम था हमारा समय अब है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। ठीक है, 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस। फिर 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को मनाया गया 7वां आयुर्वेद दिवस। थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद।
24 अक्टूबर को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को और था विश्व पोलियो दिवस। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एमसीक्यू के वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो आएंगे। ठीक है, तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। आपको लगभग 125 एमसीक्यूज के वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।